Deepak Kumar, eminent theatre director of Jammu and Kashmir. He stands on his own right. So I request Deepak ji, please, if you could interact with our students so that they would be benefited. लगभग 77 से थिएटर में हूँ। 77 के बाद जो अब तक थिएटर हुआ है जम्मू में, अगर और कुछ नहीं तो मैं उसका विटनेस ज़रूर हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती कि मैं आपकी जगह यहाँ आप ही के साथ बैठकर बापीदा को सुनता, जो लोग यहाँ पर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो इनफैक्ट मैं अपने आप को आज भी थिएटर का एक स्टूडेंट मानता हूँ। और वैसे कहने को तो सभी कहते हैं कि हम तो स्टूडेंट हैं, लेकिन वो कहने भर को होता है, वो आगे ही कुछ सीखे सिखाए पहुंचते हैं सीखने के लिए। तो मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ, मैं हमेशा एक बैग कैरी करता हूँ। आजकल वो मिल नहीं रहा, पुराने वाला फट गया है, तो उससे चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये समझता हूँ कि वो मेरा झोला जो है वो हमेशा खाली रहता है, ताकि जो भी कहीं से ज़िंदगी से मुझे कुछ भी मिले तो उसको मैं भर लूँ, और फिर उसको खाली कर देता हूँ, फिर भरता हूँ। लर्न करता हूँ कोई चीज़ तो फिर उसको डीलर्न करता हूँ, भूलता हूँ, फिर से जब से शुरू करता हूँ। क्योंकि ये सिर्फ थिएटर में पॉसिबल है कि यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अगेन। लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जो पुराने आप ये समझें कि मैं दोबारा से मैट्रिक में नहीं जा सकता हूँ, मैं दोबारा से खेलने के लिए गली में नहीं घूम सकता हूँ, मैं नंगा नहीं नहा सकता हूँ बारिश में जब मेरा बचपन था। लेकिन थिएटर में वो पॉसिबल है कि आप फिर से शुरू कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अगेन। लाइफ में ऐसा मुमकिन नहीं है। दैट इज़ द डिफरेंस। हालांकि थिएटर भी जो है वो लाइफ का एक हिस्सा है, या यूँ कहें कि थिएटर और लाइफ एक ही चीज़ है। तो इसमें भी कोई बट से हाई एम, उसके लिए यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड। और लगता है कि बहुत बड़ा काम है थिएटर और लाइफ एक जैसा होना, तो बड़ा। तो मेरा जर्नी के बारे में ये है कि थिएटर का जर्नी, जैसे आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत सी पहाड़ियाँ ऊंची नीची वहाँ से चढ़ा हूँ, नीचे उतरा हूँ, पानी में बहा हूँ। कहीं बारिश तेज़ आ रही थी तो कहीं चुपचाप करके इंतज़ार करता रहा हूँ कि कब कोई किश्ती मिलेगी जिस पे बैठ के मैं उस पार जा लगूँगा, वहाँ नाटक देखने जा सकूँगा या कर सकूँगा। तो वो वक्फ़े हैं मेरी ज़िंदगी में कि जिसमें मैंने 4-4 साल 5-5 साल कोई काम नहीं किया। क्योंकि मुझे, मतलब इसलिए नहीं कि मैं करना नहीं चाह रहा था, कि तब उस चुप्पी में जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा मेंटली काम कर रहा था, पढ़ रहा था, लिख रहा था, देख रहा था, सुन रहा था। जैसे अभी आपको मैंने कहा कि आप थोड़ा सा सुनिए बैठ के, तो ये सुनने की शक्ति इतनी होती है कि हो सकता है कि आपको वो वॉइसेस भी सुनाई देना शुरू कर दें जो हमारे ईथर में हैं, जो वैसे आपको नहीं सुनाई देंगी, जो उसके लिए कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है उसकी अनंत संभावनाएं हैं, अनंत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं जब सर्कस देखता हूँ तो इतना खुश हो जाता हूँ। और मैं अक्सर वो जापानीज़, हालांकि उसमें फिल्म ट्रिक्स होते हैं, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कार्टून्स मुझे सबसे बढ़िया लगते हैं, क्योंकि उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। ऐसे बल्ब जलता है, टन, ये आइडिया आ गया। आइडिया के लिए ना बल्ब बनाया होता है, वो टन, वो बल्ब जल जाता है। तो सो मैनी थिंग्स, आगे पीछे जब देखता हूँ तो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ को जब देखता हूँ तो वो लगता है अनंत हैं। और हम अभी, मतलब उनको पूरी तरह से, चाहे वो साइंटिफिकली या स्पिरिचुअली, अभी हम उनको इतना ज़्यादा रिकग्नाइज़ नहीं कर पाए हैं।
थिएटर इज़ दैट पॉसिबिलिटी जहाँ पर हम अपने अलावा अब जो हैं उसके अलावा हम कुछ कर पाने की एक पॉसिबिलिटी उसमें रहती है, कुछ ऐसा कहने की पॉसिबिलिटी रहती है जो हो सकता है हम वैसे ना कह सकते हों, वैसे कहें तो उसका हो सकता है इतना असर ना हो, लेकिन वो पॉसिबिलिटी जो है वो थिएटर में वो हमें मिलती है। जैसे आप लोग कुछ सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा थिएटर किया है, कुछ लोगों ने ज़्यादा भी किया है, तो मतलब उसमें आपको ये लगा होगा एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सवाल तो ज़रूर पूछना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। ये जो थिएटर नाम की चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके लिए इतनी रिहर्सलें करता हूँ, उसके लिए पोस्टर भी बनाता हूँ, यार डिज़ाइन भी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ये भी सीख रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मुझे वो सब वो आ जाए कि मैं एक बात कहने में, बात तो मैंने कुछ कहनी है ना, तो वो इतने अच्छे से इतने प्रभावी ढंग से कह सकूं कि वो लोगों तक एकदम से पहुंचे और उसका रिएक्शन हो, चेन रिएक्शन हो, या उससे कुछ और रास्ते जो हैं वो खुलें हमारी बातचीत के, डायलॉग के, लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, या जिनके इस सोसाइटी के साथ है सच कि हम कोई बातचीत कहने में सक्षम हो सकें। तो ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि मैं थिएटर क्यों करता हूँ। मैं हमेशा रोज़ पूछता हूँ कि यार मैं क्यों करता हूँ, ये क्यों पढ़ रहा हूँ। मेरी अच्छी खासी तनख्वाह है, मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से, और अगर मैं थोड़ा सा अगर अपनी नौकरी की तरफ ध्यान दूँ तो मुझे ऊपर की कमाई भी अच्छी खासी हो सकती है, जो मेरे और तमाम दोस्तों को है जिनके पास मतलब मामूली बात है कि मतलब मेरी जितनी सर्विस है उसमें 2-4-5 करोड़ रुपया तो ऐसी मामूली बात है कि वो मैं इकट्ठा कर सकूं, या मेरे पास भी होता अगर मैं थिएटर नहीं करता। यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों आज पुरानी गाड़ी में ही घूम रहा हूँ, वो अभी भी कोई सेकंड हैंड देख रहा हूँ, यार कोई सेकंड हैंड एसी मिल जाए गाड़ी तो चलेगा क्या, गर्मी लगती है अब मैं एज मेरी बढ़ रही है धीरे धीरे, आई नीड मोर कंफर्ट्स इन माई लाइफ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जब मैं इसकी तह में जाता हूँ, सोचता हूँ। आप भी सोचिएगा, बराबर इस वर्कशॉप में भी सोचिएगा, इसके बाद भी सोचिएगा, और कभी कोशिश कीजिएगा कि आप इसे लिख भी लें कि थिएटर को लेकर बहुत बड़ी बातें जो हैं वो मतलब हो रही होती हैं। मतलब असल में जितनी जल्दी ये क्लियर हो जाए ना आपके जहन में कि हम थिएटर क्यों कर रहे हैं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे कि हमें ये करना था, हमें यहाँ पहुंचना था, ये हमारा काम है, थिएटर के ज़रिए हम ये काम करना चाहते हैं। थिएटर को हम मीडियम मानते हैं या एब्सोल्यूट एज ए आर्ट फॉर्म मानते हैं कि इसी में हमने रमना है, या हम कुछ कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं इसके बारे में आपको ये समझ है कि हम क्या कह रहे हैं और उसका क्या असर होने वाला है दूसरों लोगों पर। फिर उसको कहने के ढंग हैं आपके अलग अलग, कि आप जैसे देखिए आप डिज़ाइन सीख रहे हैं, सेट है, लाइट्स हैं, ये सब तमाम चीज़ें जो आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। तो जब आप ये सीख जाएंगे, जब आपको इसका सही ढंग में इसका यूजेज मालूम हो जाएगा कि इसको इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, तब आप अगर इसको बोलेंगे कि मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे बिल्कुल बैरन स्टेज चाहिए, जैसे पीटर ब्रूक कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक तरफ से एक स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, जहाँ से एक आदमी निकलता है, एक एक्टर, और दूसरे विंग में चला जाता है, जबकि एक तीसरा आदमी उसको वहाँ पे देख रहा है। दैट इज़ ऑल व्हाट आई रिक्वायर इन ए थिएटर सीन टू हैपन। लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हुआ ये है कि हमारे भारतीय परिदृश्य में भी बिना जाने हुए चीज़ों को नेगेट कर दिया गया है, पता तो है नहीं, लेकिन कहा नहीं अरे यार क्यों ये लगाना है, ये सब तामझाम छोड़ो, क्या है नाटक है भाई, हाँ क्या है इसमें सिचुएशन ये है, अच्छा यार ये लाल पर्दा यहाँ लगा दो, ये ग्रीन लगा दो यार, यहाँ पे ये येलो लग रहा है यार, सही है, और ये दो यहाँ पर ये बांस खड़े करो, इसमें ये करो, ये डिज़ाइन हो गया, और यहाँ से एक लाल लाइट फेंको, पीली फेंको, ये इधर से ये 3 डायमेंशनल इसका इफेक्ट आया, उस सीन में हम ये करेंगे तो नाटक हो गया। लोगों ने ताली बजाई, प्रेस रिव्यूज़ वाले अपने ही आदमी हैं, कोई ऐसा नहीं है, वो भी हमदर्दी से देखते हैं नाटक करने वालों को कि बड़ी मुश्किल का काम है यार,
इतनी मुश्किल से इतने बच्चे ये नाटक कर रहे हैं, तो अब इनके बारे में क्या लिखें, ये कर रहे हैं इतना ही काफ़ी है। तो इसलिए वो अच्छी अच्छी बातें वो लिख देते हैं कि बहुत अच्छा लाइट था, कास्ट्यूम बहुत अच्छा था, नाटक बहुत अच्छा था। लेकिन वो एक चीज़ जो है वो हम भी उसी मुगालते में रहते हैं और करते चले जाते हैं। ये सवाल कभी नहीं पूछते अपने से या खुद जो आप नाटक कर रहे हो कि वो है क्या यार, वो किस लिए है, क्यों है। अगर आप शेक्सपियर को कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसकी ज़रूरत क्या है आज के समय में। या अगर हम कोई ट्रांसलेशन किसी इंग्लिश प्ले का यहाँ पर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका हमारी समाज के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ उसका संबंध क्या है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ क्या संबंध है, और उसमें ये दिखाकर हम क्या दिखाना क्या चाहते हैं अल्टीमेटली लोगों को। ये सवाल मुझे बहुत परेशान करता है। हो सकता है सबको ना करते हों, और कोई मजबूरी भी नहीं है कि कोई इन सवालों से परेशान हो, अपनी अपनी आदत होती है। मैं तो वैसे परेशान हो जाता हूँ कि जब घर से बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ पॉलीथीन के लिफाफे नाली में डाले हुए हैं लोगों ने, और बारिश हुई है, वो सारा पानी गली में बह रहा है, जो गंदगी है वो बाहर फैल रही है। तो तब मन में गाली निकलती है, साला अनपढ़ों का देश। ये मतलब जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां लेकर आगे मेरे घर के आगे प्रोफेसर्स और इतने इतने बोर्ड लगाए हुए हैं उन्होंने लिख के, तो मुझे लगता है इनको मैं मतलब ये लिफाफे तमाम उठा लूँ, मतलब मैं एक स्कैवेंजर बन जाऊँ और ये नाली में घुस के इनकी मतलब करके इनके घरों में जाके, इनकी किचन में जाके विस्फोट कर दूँ। मतलब इतना गुस्सा आता है। कभी बाहर निकल उससे सड़क से पार करने लगता हूँ, सड़क तो एक बूढ़ा आदमी आधे घंटे से खड़ा है, सड़क उससे पार नहीं हो रही है, और वहाँ कॉलेज में छुट्टी हुई है। ये स्टूडेंट्स, हमारे सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो हैं वो मोटर बाइक्स पे वो इतनी तेज़ी से चले जा रहे हैं कि वो आदमी इस इंतज़ार में है कि कहीं ये मैं यहाँ से गया तो फिर मैं वापस आ गया या वापस आ गया। और कोई एक उसमें से कोई व्यक्ति निकलता है जो ये घर से सोच के निकला है कि हाँ एक गुड डीड तो होना ही चाहिए एक दिन में, तो इसलिए सड़क पार कराना एक धर्म है, इसलिए मैं सड़क पार करवा देता हूँ। मुझे लगता है उससे अच्छा लगता है कि इसने कोई नेक काम किया है। लेकिन मैं उस नेक काम को क्या करूं जब मैं ये देखता हूं ये ट्रैफिक ये कब रुकेगा, कब समझ में आएगा कि ये सीधे कैसे चला जाता है सड़क पर। हमारे शहरीकरण, क्या हम शहरी लोग हैं या हम कौन सी सभ्यता से बिलोंग करते हैं। कभी मुझे इस शहर का कोई अगर पेंटिंग बनाने के लिए बोले तो शायद मतलब मैं इस तरह की पेंटिंग बनाऊं कि लोगों को उबकाई आ जाए। कभी आप मंदिर में जाओ किसी दिन त्योहार में, पानी नहीं है इस शहर में, पानी का यूटिलाइजेशन, लेकिन शिव जी को आपने 10 बाल्टियां पानी चढ़ाना है, आप एक गड़वे से काम नहीं चला सकते हैं, और अपने मोमी लिफाफे आप वहाँ पे फेंकते जाएंगे, उसको वो एक वहाँ फेंकेंगे एक वहाँ फेंकेंगे। पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात आती है, जब किसी से बात करो किसी चाय की दुकान पे, तो बातें कह रहा हूँ नहीं जी नहीं, मोबाइल जड़ा इन्हें बेड़ा गर्क करीता जी। पहले जब आज से 10 साल 15 साल पहले टेलीविज़न का ये हाल था, उस टेलीविज़न को बोलते थे, उससे पहले किसी और को मतलब आप दोषी ठहराएंगे। लड़कियां ख़राब हो गई हैं जी शहर की, अब वो बात नहीं रही जी। पहले शर्म थी लड़कों को भी, अब वो बात नहीं रही है। देखता हूँ यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आके बस गए हैं, पुंछ, रजौरी, डोडा, बुद्धिस्ट। दिस सिटी हैज़ बिकम a different thing where I live, and where I live, what kind of theatre I need to do, what kind of concerns should I have, ये सब डिसाइड करता है मेरी ज़िंदगी में कि मैं कौन सा नाटक कब करता हूँ या नहीं करता हूँ। जो नाटक नहीं करना भी मेरे एक तरह से मैं उसको समझता हूँ, मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता हूँ या ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, वो एक तरह से विरोध होता है कि यार यहाँ नाटक करोगे। जब मैं यहाँ देखता हूँ थिएटर में पान की पीकें जो हैं वो बैक स्टेज पे लगी हुई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये थिएटर वाले हमारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि जो लोगों को क्या सिखाएंगे ये खुद जो कर रहे हैं। तो फिर लोग मुझे कहते हैं यार देखो, बात ये है कि पोइट होना अलग बात होती है
इंसान होना और बात होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पोइट बहुत अच्छा लिखते हैं, क्या बात है, वाह वाह शेर, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में झांकी है तो वो कुछ और है। वो इतनी ख़राब है कि अपनी मतलब औरत की जो उसकी बात कर रहे हैं कि हमें फ्रीडम देना है, उनको ये करना है वो करना है, वो घर में देखा कि अपनी वाइफ को या अपने उनको वुमेन को उस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं विद सिगरेट बट्स। आई हैव एग्जांपल्स, आई हैव सीन, दिस इज माय लाइफ। सो आई ट्राई टू क्रिएट ए थिएटर which not only reflects the city, my concerns, which in fact जो लोगों को देखने वाले हैं, नाटक जो देखने के लिए आए, उनको थोड़ा सा शर्मसार भी करें, उनको हिलाए भी कहीं किसी सूक्ष्म लेवल पर, कहीं ना कहीं उनमें कुछ परिवर्तन, कि एक बार वो निकलते हुए वो मेरी तरह सोचें या उनको जैसे सोचना चाहिए उस तरह से सोचें। तो ये तमाम चीज़ें मेरे कंसर्न्स बनते हैं। अब मैंने जो थिएटर जितना करना सीखा है वो यूँ हुआ कि मैं जब 79 में यहाँ से गया तो मेरे मन में बहुत था कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाऊँ। तो घर से मतलब हुआ, मैंने एक भला काम किया था, एक गुड डीड, कि मेरी बहनें हैं, 4 बड़ी बहनें हैं। तो जो मेरी तीसरे नंबर की बहन है, उसको जब उसने ग्रेजुएशन किया तो मेरे माता पिता ने मना कर दिया उसको कि क्या है, तुम अब यूनिवर्सिटी में जाओगी, वहाँ लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ तुम पढ़ने जाओगी। तो वो पढ़ना चाहती थी, उसको हिंदी साहित्य में रुचि थी, वो किताबें पढ़ती रहती थी घर में, मेरे वो किताबें उसी की वजह से आती थी। तो मैंने उसको कहा कि तुम क्यों नहीं पढ़ोगी। और मेरी कुल जमा पूंजी में मेरे जितने पैसे थे उस टाइम पे शायद 250 के 300 रुपया था, वो मैंने सब उसके साथ मिल के गया। और मैं तब शायद 9th में पढ़ता था यहाँ 8th में, तो मैं उसको वो लेकर तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी उसको बोला तू एडमिशन करवा ले। तो उसने चुपके से बिना मेरे पेरेंट्स को बताए हुए एडमिशन हो गया। दैट टाइम जम्मू सोसाइटी वाज वेरी कंजर्वेटिव, कि लड़कियों को ऐसे पढ़ने देना या लड़कियों को नाटक करने देना। लड़की ढूंढना नाटक करने के लिए एक तरह से एक समस्या थी। मतलब हम उसके लिए क्या क्या जुगाड़ लगाते थे, आप यकीन नहीं कर सकते। कि पता लगा कि एक लड़की रिहाड़ी में रहती है जी, उसके वो अच्छी एक्ट्रेस है, वो उसने इन्फॉर्मेशन, उसका फादर जो है वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उस लड़की ने वो कर सकती है, ये रोल वो कर सकती है। दुलारी बाई एक बार नाटक कर रहे थे हम, मणि मधुकर का। तो अब उस लड़की के बाप के दोस्त को ढूंढा गया। उस दोस्त के साथ उसको जब उसके घर में गए तो लेकर, तो वो शराब पिए हुए था, उस समय फुल फ्लैट था। तो हमने जाके नमस्ते की कि अंकल ऐसे ऐसे ये आपकी लड़की से ऐसे नाटक करवाना है। तो गया, हमने सोचा पता नहीं कि पानी लेने गया, चाय लेने गया, उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ से इतना बड़ा कुत्ता जो है वो बाहर निकला। तो हम लोग भागे बाहर। तो दैट टाइम उस कंजर्वेटिव सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जब मैंने ये सोचा ये जाने के लिए, तो खैर उसका एडमिशन हो गया, वो MA करने लगी उसकी हिंदी साहित्य में। तो फिर जब मेरी बारी आई तो घर वाले मुझे कहें कि तुमने क्या करना है बाहर जाके, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का या सारा तमाम लोगों के बिज़नेस थे, और बिज़नेस भी मालदार थे, मतलब गोल्ड वगैरह का काम था सबका। तो मेरे कज़न्स वगैरह सभी मतलब करोड़ों अरबोपति लोग हैं, जो मतलब वो टांका लगाते हैं जो सोने में। तो सोना तो पता है सबसे महंगी चीज़ है। तो पहले तुम दुकान वान करना यार, क्या तुम उधर पढ़े। मैंने कहा नहीं यार, मुझे यहाँ से निकलना है किसी तरीके से, मुझे नाटक करना है। तो तब तक मैं एक नाटक कर चुका था, 9th में पढ़ता था। तो उनको एक कैरेक्टर की ऐसे ज़रूरत पड़ी, दीनू भाई पंत, ललित मगोत्रा, ये सब एक ग्रुप हुआ करता था, डोगरा मंडल, जिसमें प्रीतम कटोच और उस समय सुषम शर्मा, ये तमाम जम्मू के बड़े स्थापित एक्टर्स थे लोग। तो ये लोग कर रहे थे, इनको एक कैरेक्टर चाहिए था जो लगे ऐसे कि 10वीं में 3-4 बार फेल हुआ है। तो मेरा ग्रोथ थोड़ा सा ज़्यादा था, 9th 10th में ही मतलब हट्टा कट्टा आदमी था मैं। तो उन्हें लगा कि ये नावलें पढ़ता है, वो कैरेक्टर ऐसा था, तो उन्होंने मुझे ढूंढ लिया
तो कहने लगे करना है रोल। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करना, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो तब ये अभिनव थिएटर नहीं था, गुलाब भवन में नाटक हुआ करते थे, तो वहाँ हम लोगों ने वो शुरू किया। तो बाद में जब वहाँ गया तो मेरी बहन ने मेरा जो बैग था रस्सी से बांध कर, और उसके पास जितनी जमा पूंजी थी 600 रुपया था, तो मैं पहली बार ट्रेन में बैठा अकेला, टिकट कैसे लेनी है तभी समझ में आया, और दिल्ली पहुंचा और दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ढूंढ ढांड के पैदल चल के वहाँ से स्टेशन से वहाँ पहुँच गया मंडी हाउस। तो नेशनल वैसे जैसे किसी वो आ गया हो किसी उसमें आप मक्का मदीना में पहुँच गए हो, तो मेरे लिए तो वही था कि अरे हाँ ये और स्कूल का वो देखूँ वो बना हुआ बड़ा। तो एडमिशन फिर घर वालों ने वो पैसे वैसे ख़त्म हो गए किसी होटल में, वो जो पहाड़गंज साइड में होटल है वहाँ पे कोई 30 रुपए के करीब को कमरा वमरा मिला। उसमें वो खटमल थे बहुत उस कमरे में, मुझे याद है। तब तो जितने दिन उससे कट सकते थे पैसे वैसे से एडमिशन, अभी मुझे मालूम ही नहीं था एडमिशन कब होती है। ब्रोशर ख़रीद लिया, उनका फार्म वार्म भर दिया, तो सर्टिफिकेट वगैरह घर से लेके नहीं गया था। उन्होंने पैसे वैसे, मैंने घर में किसी से वो फ़ोन वोन किया। हमारे मोहल्ले में एक ही फ़ोन हुआ करता था, तो जहाँ किसी को भी वो नंबर होता था वो सारे मोहल्ले को याद होता था, उसी में जाके सब लोग फ़ोन सुनते थे। ये करके बोलना पड़ता था कि इतने बजे फ़ोन आएगा, ताकि वो लोग पहले से वहाँ पर बैठे रहें कि फ़ोन आना है। तो खैर वो पॉसिबल नहीं हो सका कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एडमिशन मिले और मैं वहाँ पे जा सकूँ। मुझे घर वालों ने कहा तुम और कुछ भी कर लो, ये भांडगिरी वाला काम नहीं करना है। स्पेशली मेरे फादर इतने वो नहीं थे, लेकिन मदर बहुत रिलक्टेंट थे इस मामले में, बिकॉज वो शी बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ वो जो मनी लैंडर्स जो पैसा वैसा देते हैं, वो उनकी फैमिली से थे, तो वो बड़ा वो रिलक्टेंट थे कि नहीं ये काम नहीं करना। तो कहते और भी कुछ कर ले। तो मैं एग्रीकल्चर में मुझे एडमिशन मिल गया, मेरे मार्क्स वगैरह ठीक थे 12th में, तो वहाँ मिल गया। अब वहाँ से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ कि वहाँ नुक्कड़, तब सफदर हाशमी और ये तमाम लोग नुक्कड़ नाटक किया करते थे, और मैं मैं माछरा में था, तो माछरा से लगभग कोई 10 किलोमीटर मैं वहाँ से हॉस्टल से जब ख़त्म होती थी, छुट्टी होती थी 3-4 बजे, तो साइकिल चला के रेलवे स्टेशन आता था। रेलवे स्टेशन से WT हमारी टर्म थी, एक विदाउट टिकट जिसको बोलते थे। तो एक पैसेंजर थी, शटल लगी थी दिल्ली और मेरठ की, तो उसमें बैठ जाते थे, दिल्ली उतरते थे, वहाँ से पैदल मंडी हाउस में तमाम नाटक जब तक वहाँ पढ़ता रहा, तो लगभग हफ्ते में 4 बार 3 बार वहाँ आना रहता रहा, नाटक देखता रहा। फिर वहाँ पे हमने ग्रुप एक इस्टेब्लिश किया जननाट्य मंच के साथ, सफदर केम टू मेरठ, तो हमने वहाँ पे नाटक एक किया, और औरत। फिर उसको लेकर हमने लखनऊ में इंटीरियर्स ऑफ उत्तर प्रदेश के बहुत गहरे गांव में, जहाँ 4 गड्ढे जो होते ना झोटे, जिनको लेके वो बैलगाड़ियाँ जैसी होती हैं, उनको जोड़ के स्टेज बना के, और कई जगह लाइट नहीं थी तो लाइट वो लगा के। और फिर मेरा उन दिनों नौटंकी वाली जो कंपनी होती हैं, कंपनी थिएटर की नौटंकी वाला, इनके साथ मेरा राब्ता हुआ, उनके साथ मैंने ट्रैवल भी किया कुछ देर। तो उनका नाटक देखा, म्यूज़िक देखा, क्या ये करते क्या हैं, बजाते क्या हैं, क्या होता है इसमें। तो वो तमाम तरह का एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ता गया। और जम्मू में मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आल जम्मू यूथ कल्चरल एसोसिएशन, अजयका करके, परवीन केसर थे, वो लेफ्टिस्ट थे। तो लेफ़्ट की तरफ यही था कि कार्ल मार्क्स की पहली किताब उन्होंने वो हमें दी थी पढ़ने के लिए। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म तभी समझ में आया कि क्या है ये, मतलब किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक ऑप्रेसर है और एक वो दूसरी तरह से एक व्यक्ति है। तो वो एक शुरू से ही वो एक नींव जो बनती रही, और सफदर हाशमी से मिलने के बाद वैसे भी थोड़ा लेफ़्ट की तरफ हमारा जो है वो, और स्टूडेंट्स यूनियन जो कॉलेज लेवल पर बनती हैं, वैसे ही हड़तालें करवानी और गिरफ्तारियां देनी। तो जेल भी जाते रहे मेरठ में। तो वो जेल देखने का मौका मिला जहाँ पर भगत सिंह को भी रखा गया था, और तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ जैसे स्टूडेंट लाइफ में रहती हैं, तो वैसे हम लोग करते रहे। लेकिन साथ साथ थिएटर जो है वो एक्टिविज़म का एक हिस्सा बन गया। हाँ,
वे बैक जब जम्मू वापस आया मैं, तो यहाँ रतन कलसी एमेच्योर थिएटर ग्रुप, आपने मुश्ताक जी का लेक्चर तो सुना होगा, वो उनके साथ एक थे सज्जन जो रेडियो में काम करते थे, लेकिन थिएटर के साथ बड़ा उनका जुड़ाव था, नाटक करते थे। हम तमाम स्क्रिप्टें जो साइक्लो स्टाइल करके देते थे, रेडियो में वो मशीन हुआ करती थी जहाँ से हम तमाम वो टाइप करके तो साइक्लो स्टाइल वहाँ से हो जाया करती थी। अगर साइक्लो स्टाइल ना, वो हाथ से लिखकर स्क्रिप्ट्स की कापियाँ बना लेते थे, 3-3 4-4। दे पीपल रिमेन अनसंग, यू नो। उनका कभी अखबार में आया नहीं कि वो इतना भारी काम करके गए हैं थिएटर के लिए, या उन्होंने उनका इन लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन था। शायद कोई किताब कल को लिखी जाएगी, हमारे जीते जी तो हम बता सकेंगे कि उनका उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था। उनका ट्रांसफ़र हो गया था, मुश्ताक ऐसे खज्जल हो रहा था, तो कहने लगा दादा को नाटक करो यार, हमारे ग्रुप के साथ करो नाटक आके। मैंने कहा मुझे क्यों कोई और ग्रुप बनाना है, तो ठीक है तुम्हारे ग्रुप के साथ करते हैं। तो आला अफसर हमने एक नाटक था उसका, मुद्रा राक्षस ने, जो नौटंकी शैली में किया था। तो मैं नौटंकी से चूँकि थोड़ा सा परिचित हो चुका था, तो इसलिए वो नाटक मुझे बड़ा सहज लगा करना, कि दौड़ क्या है, छंद क्या है, उसकी सारी मुझे म्यूज़िकल वो मालूम थी। तो उसके बाद ये कल्चरल एकेडमी में एक शुरू हो गया, ये कवि जी कर रहे थे नाटक स्पार्टाकस, तो ये तमाम लोग उधर भाग गए। मैंने स्पार्टाकस जैसे ही शुरू किया, कवि जी ने भी शुरू किया। तो अब कवि जी और मैं कहाँ और कवि जी कहाँ, तो वो सब लोग भाग गए। मैंने कहा यार ये कब कैसा चलता रहेगा, मुझे तो कवि रतन जैसा अच्छा नाटक करना है, मुझे तो रंजीत कपूर का जो नाटक है वैसा अच्छा नाटक करना है। तो ये मैं ऐसे ही ये चलते रहेंगे तो भाग जाएंगे सारे तो कवि रतन जी के पास, तो मैंने कब करना है नाटक। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, और मुझे कौन सी समझ का नाटक करना है मुझे, तो इसलिए मैंने रंगयुग जो है उसकी 1984 में उसकी स्थापना की। तो उसके बाद लगातार अब 30-31 जितने भी साल हुए तो हम लोग नाटक कर रहे हैं। कभी साल में 5-5, 6-6 प्रोडक्शंस भी करते हैं, तो कभी 6 साल में एक प्रोडक्शन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं अभी भी नाटक सीखना चाहता हूँ, सीख रहा हूँ, और कोई मौका नहीं छोड़ता, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो थिएटर हो, उससे कुछ सीखने का। बेकार से बेकार मुझे मालूम होता है ये प्रोडक्शन बहुत बेकार होगा, मैं ज़रूर जाता हूँ देखने के लिए, बैठा भी रहता हूँ पूरे इत्मीनान से, इसलिए कि कम से कम ऐसा ख़राब प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, कोई मूवमेंट, किसी एक्टर का कुछ ऐसा वो बोल जाता है, वो पूरी प्रोडक्शन में हो सकता है वो कहीं दिखे भी ना किसी को, लेकिन मुझे दिख जाता है कहाँ ये स्पार्क है किसमें, तो मैं उसको पकड़ता हूँ, उसको समझ लेता हूँ। और मैं नाटक के अंदर जो नाटक चल रहा होता है उसको भी देखना शुरू कर देता हूँ। एक नाटक, सुधीर जी बैठे हैं यहाँ, बड़ा, आप माफ़ करेंगे मैं किसी और तरह से नहीं, एक नाटक आपके नाटक का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इनका एक नाटक था, इन्होंने किया, खुद रोल कर रहे थे उसमें, इडिपस। तो इडिपस एंड में क्या होता है कि उसको वो जाता है, वो सलाखें करके वो मार के वो खून ऐसे बह रहा है। तो अब क्या हुआ, सुधीर जी वो पूरा डायलॉग, पूरा इमोशन में वो पूरा नाटक चल रहा है, पूरा एक बना हुआ है, समा बंधा हुआ है, एंड बहुत अच्छी प्रोडक्शन थी वो। इनकी और भी बहुत सी अच्छी प्रोडक्शंस हुई हैं, लेकिन वो भी प्रोडक्शन अपने तौर पे कमाल थी। लेकिन उसमें ये हुआ कि वो किसी भी तरह से, इनके हाथ भी वो खून से वो मतलब लगे हुए हैं, इनका वाइट जैसा वो रोब जो पूरा इन्होंने कास्ट्यूम पहन रखा था उसमें ना जाएं, उसमें ना लगे। तो मुझे लगा कि ऐसे टच करने लगा, तो इन्होंने हल्के से उसको पीछे कर लिया कि कहीं, क्योंकि अगले दिन भी परफॉर्मेंस थी, वो धुलता कहाँ और सूखता कहाँ। और उस इडिपस के पीछे, ट्रेजेडी के पीछे जो नाटक की एक ट्रेजेडी है, जो एक परफॉर्मेंस नरेटिव एक अलग तरह से है, तो उसका भी देखने में अपना ही आनंद है। तो वो चीज़ें भी सामने आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा, सुनने के लिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जो ईथर में भी आपके कुछ है आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं, तो ऐसे ही देखने की भी एक प्रक्रिया रहती है। देखने से ही, देखने मात्र से ही आप कैसे सीख जाते हैं। आपका जब पहला क्लास चल रहा था लाइट का, तो वो बोल रहे थे ना स्वाति दा, कि मैं सबको पहचानता हूँ, कौन कितना रिसेप्टिव है, कौन कितना क्या है।
तो ये देखने की बात है ना। देखना सिर्फ देखना ही नहीं होता, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। ऐसे ही सुनना सिर्फ सुनना नहीं होता, उसके पीछे बहुत, कहना सिर्फ कहना भर नहीं होता, उसके पीछे और बहुत कुछ सब टेक्स्ट में छुपा रहता है। और नाटक का तो काम ही, धर्म ही यही है कि वो जो सब टेक्स्ट में छुपा है उसको आपके सामने ला के रखना है। चाहे उसके लिए आपको लाइट का इस्तेमाल करना पड़े, डिज़ाइन का करना पड़े, भाषा का इस्तेमाल करना पड़े, किसी मुद्रा का इस्तेमाल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जो उसमें छुपा है, जो अंतस में उसके है, तो वो। इसके अलावा मैंने एक्सपेरिमेंटल लेवल पर कुछ काम करने की कोशिश की अलग अलग समय में, क्योंकि मैं जानना चाहता था थिएटर का, जैसे एज ए स्टूडेंट। तो उसमें क्या किया कि जैसे मेरे लिए ये था कि जो सैमुअल बेकेट के एब्सर्ड थिएटर जो है वो क्या है, तो पहले उसको पढ़ा गया, उसके जितने नाटक हैं और इंडियन जो प्ले राइट हैं, या उसमें वो उसके लिए किताबें कहाँ कहाँ से ढूंढी, उसकी अलग कहानी है, तो वो तमाम पढ़ा मैंने, ये देखने के लिए कि एब्सर्डिटी है क्या थिएटर में, रियलिज़म किसको कहते हैं थिएटर में, फ़लाँ चीज़ क्यों है, आषाढ़ का एक दिन मैं क्यों किया, इसलिए किया कि मुझे सीखना था उससे, आषाढ़ का एक दिन में क्या है उसमें वो। तो ये मेरे पास, वैसे मैं आज सुबह देख रहा था इसके हवाले से कि मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ तैयारी कर सकूं। मैं 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, एक प्रोग्राम था यहाँ पे, मैं यूएस गया था, तो एक पावर पॉइंट मैंने प्रेजेंटेशन किया था, तो उसके कुछ उसमें फ़ोटोग्राफ्स, ये मेरी वाइफ हैं, ये मैं हूँ, ये काफ़ी साल पहले की है, इसलिए थोड़ा सा इसमें पतला और जवान लग रहा हूँ। ये मैं अपने शहर के बारे में बताना चाहता था, तो ये वो स्लाइड है। और जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं कि यहाँ मिलिटेंसी है, ये है, तमाम चीज़ें हैं, जम्मू में भी जो, तो ये वीडियो थे छोटे छोटे, ये कुछ चल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। कुछ कल्चर के बारे में बताना चाहता था, ये कोई वॉल पेंटिंग्स थी, ये एक था गधा, ये नाटक का एक कुछ पिक्चर्स हैं। तो इसमें तो ये मुझे ख़ास तौर से ये पसंद है नाटक। और बहुत से नाटक हैं, लेखा बेईरा है, कूं शहज़ादी में डोगरी फोक थिएटर का मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हवालात मुझे बहुत यहाँ समसामयिक लगा। हाँ हाँ, अब आप देख रहे हैं ना, ठीक है। ये कमांडोज वगैरह, हालांकि उसमें कहीं नहीं थे नाटक की, लेकिन डिज़ाइन में मुझे लगा जब भी यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर आता है, वो आता है तो उसके साथ कमांडो ठल 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 ठल, पहले कमांडो आते हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर की एंट्री होती है। तो वो मुझे लगा नवाब तो यहीं का है ये तो। और नवाब को मैंने सीधा फ़ारूक अब्दुल्ला के साथ जोड़ा, क्योंकि फ़ारूक अब्दुल्ला वो स्टिक्स, वो खेलता था गोल्फ़, तो वो गोल्फ़ की स्टिक लेके पहले वो बाज़ार में घूम रहा है, और पीछे उसके हीरोइन बिठा दी, लड़की एक बिठा दी, शबाना आज़मी जैसे, उसको लेके घूम रहा है। तो जब लोगों ने नाटक देखा तो उन्होंने एकदम से उसको किया कि ये तो फ़ारूक अब्दुल्ला की आप लोग वो वहाँ बात कर रहे हो। हालांकि मुफ्ती साहब इस नाटक को देखते तो हो सकता है मुझे सेक्रेटरी बना देते क्योंकि एवरी थिएटर इज़ पॉलिटिकल और एवरी थिएटर वर्कर इज़ पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स से अगर आप कहें कि हम अलग हैं तो ऐसा नहीं है कि प्योरिटिन जो है वो सिर्फ एक क्लास है, बुर्जुआजी, जिसको वो प्योरिटिन वो थॉट चाहिए। अदरवाइज़ हम बस में अगर सफ़र करते हैं तो पॉलिटिक्स इज़ देयर, पॉलिटिक्स इज़ अफेक्टिंग अस। ये लेखा बेईदा, इसको ये हमने 90s में किया था प्ले। ये फेस्टिवल, नारजोन फेस्टिवल होते थे जब संगीत नाटक अकादमी के शुरू हुए, तो तब किया। ये कूं शहज़ादी में भी यही यूज़ किया हमने। मोटे राम का सत्याग्रह, ये नाटक मुझे बड़ा पसंद है, उन दिनों हड़तालें होती थी यहाँ पे। हवालात कश्मीर को लेकर और जम्मू की वो स्थिति को लेकर और जहाँ का यूथ की जो प्रॉब्लम्स को लेकर के वो कहाँ जाएं, तो वो मुझे पांडी, फिर ये नाटक जो है ये लिखा गया शायद 2003 में, है ना रविंदर, तुम थे उसमें, भारंगम में किया था 2003 में। तो उसके बाद ये रामलीला, एक कॉम्युनल हारमोनी पे मुझे बड़ा अच्छा नाटक लगा था,
तो राकेश हमारे साथ एक वर्कशॉप कर रहा था, तो उसको बोला, मैंने कहा यार तुम ये नाटक करो, तो ये जम्मू के उसमें भी बड़ा फिट बैठेगा। तो तब ये नाटक हुआ। ये मेरे ख्याल में, अच्छा ये पवन है, रविंदर तुम भी थे इसमें, यही वही रामलीला के। फिर उसके बाद व्यथा सती सर कश्मीर की जो नीलमत पुराण की उसके ऊपर लेकर, और डॉक्टर अग्निशेखर ने कुछ कविताएं लिखी थी, तो उसको साथ में जोड़ के तो हमने एक ये नाटक ये किया था व्यथा सती सर। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं रहा इस नाटक की परफॉर्मेंस से, बेकार नाटक था। मतलब बाद में मुझे लगा कि यार क्या ये नाटक किया तुमने। तो ये अक्सर ऐसे नाटकों में मुझे खुद जो बेकार होता है, तो लोग तो नहीं कहते, वो तो कहते हैं अरे वाह वाह क्या दीपक भाई क्या नाटक। अब मुझे पता लगता है ये बंदा मेरा सज्जन है या दुश्मन है। ये नाटक था फसाद करके। इसमें कोई जावेद अख्तर की पोइट्री थी, और एक नाटक था उनका रामेश्वर प्रेम का 2, और साथ में कुछ और भी था इसमें जोड़ा हुआ कुछ। तो ये स्क्रिप्ट नैरेटिव खुद लिखा गया था। तो ये फसाद नाटक किया था। इसमें हमने सिर्फ न्यूज़पेपर का यूज़ किया था पूरे सेट में। इसका एक और ये पिक्चर है, ये थोड़े मास्क और हेलीकॉप्टर जैसे बच्चों के जो खिलौने हैं, वो उनमें क्या तब्दीली आई है, क्या वो जंग के खिलौने जैसे बंदूकें और वो तमाम उन चीज़ों को लेकर। तो इसमें अखबार में लिखा गया कि एन एक्सपेरिमेंट विच फेल्ड। तो मुझे ये लगा यार कि एटलीस्ट किसी ने ये तो माना कि ये एक्सपेरिमेंट है, फेल हुआ ये तो पास बाद की बात है, एक्सपेरिमेंट तो माना है। तो ये नाटक था जिसमें तब कल्चरल एकेडमी के जो सेक्रेटरी थे, तो चूँकि उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने आना था, तो उन्होंने कुत्ते लगवा के इस सेट को पूरा उधेड़ दिया गया था नाटक के ठीक 3 घंटे पहले, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने आना था। तो चीफ मिनिस्टर से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। तो तब जो यहाँ पर सेक्रेटरी थे, ये वो भी नाटक के लोग थे। तो हम लोग 2005 में एक नाटक लेके गए पाकिस्तान। तो वहाँ पे हमने नाटक किया आले द कॉल्स। वेद राही जी की कहानी थी, एक छोटी सी कहानी थी। उसको थोड़ा सा हमने आगे पीछे थोड़ा खींचा वीचा। उनकी ये मंशा थी कि मैं इसको पूरा नाटक बना के आपको देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, वो नहीं चाहिए, हमें एक कहानी का अपने तौर पर रंगमंच का जो वो है उसको देखना है। हाँ, ये मदिया है, ये गवर्नर हैं लाहौर के। तो ये नाटक, हाँ ये आले का सेट में हमने क्या यूज़ किया कि मुझे उसमें ये था कि एक बूढ़ी है जो गांव में अकेली रह गई है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, तो गांव का गांव खाली हो गया है, तो कोई नहीं वहाँ बचा है। तो एक बूढ़ी वहाँ बची है, वो हर एक के घर में जाती है, और उसके साथ वो रिलेशन जो है उसका रहा है कि तुम भी चले गए छोड़ के मुझे, तुम तो मुझे ये कहा करते, तो उनको इन्वोक करती है एक तरह से। तो इसलिए मुझे लगा कि घर तो कहीं भी नहीं होते हैं, सिर्फ लाइंस होती हैं ऐसे। तो लाइंस को फिर वो बांस के साथ वो मैंने कट करके, तो उसके कुछ फ्रेम्स जो हैं वो इंस्टॉलेशन जैसा किया स्टेज के ऊपर। तो कुआं और ये तमाम चीज़ें, वो थोड़ा साउंड यूज़ किया, तो उसके साथ ये नाटक किया। ये उसी का एक है। उसके अलावा ये नुक्कड़ का भी कुछ सिलसिला मैंने शुरू किया। ये भी 2002-03 में ही हम लोगों ने स्टार्ट किया। एक नाटक मैंने लिखा, ये टीट। तो उसके बड़े शो हुए, 400-500 शो हमने शहर में कर दिए अलग अलग जगहों पे। तो उसके एवज में हमें उस मेहनताने के रूप में, तो हमें पूछा गया कि आपको पैसे चाहिए। तो हमने सबसे पूछा, भैया बताओ पैसे चाहिए सबको, नाटक किया तुम लोगों ने, इतने शोज़ किए हैं। तो सभी कहने लगे जी हमें नाटक वो पैसे नहीं चाहिए, हमें स्पेस चाहिए जहाँ पे हम लोग रिहर्सल्स कर सकें, कुछ कर सकें। तो लगभग पैसे भी अगर लेते तो वो भी 15-20 लाख रुपया होता, लेकिन हमें ये लगा कि हमें स्पेस लेना चाहिए। तो स्पेस में भी ये आया कि आप अपने नाम पे लिखवा लीजिए, तो कल को आपको बेचना होगा आसानी रहेगी। मैंने कहा मेरे नाम का नहीं है ये किसी भी नाम का, ये रंगयुग के नाम पे रहेगा।
और रंगयू के नाम पे ये स्पेस जो है वो रहेगा। कोई आएगा, काम करेगा अच्छा, जिसको करना होगा उसको कम से कम एक स्पेस मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत से बीच बीच में इतनी दीवारें हैं एक दूसरे के, सुनाई नहीं देती एक दूसरे की आवाज़। अपने अपने वो इतने इतनी ऊंचे 4 दीवारियाँ की हैं, मकानों से ऊंची 4 दीवारियाँ हैं। इतने मकान नहीं हैं ऊंचे, तो आप देखिए कि कितनी ऊंची। हम आवाज़ लगाएं एक दूसरे पड़ोसी को तो समझ में नहीं आता। तो ये स्पेस सबके लिए है जो जेन्युइन थिएटर करना चाहता है, जो थिएटर को दुकान जिसने नहीं बनाया है, जिसके लिए दुकानदारी नहीं है थिएटर, तो उसके लिए है। जी दादा, नहीं बहुत से जो ये देखिए लोग समझ रहे हैं कि क्या होती है दुकानदारी। ये उसी के डीट के कुछ शोज़ हैं। फिर हम ये रूरल एरियाज़ में, फार फ्लंग एरिया में भी जाके कुछ नाटक करते रहे, और यकीन मानिए सबसे बेकार नाटकों में सबसे ज़्यादा पैसा बचता है। ये मेरा अनुभव है। फिर वर्कशॉप्स का हम एक सिलसिला जारी रहा है। रविंदर भी उसी में आया, बहुत से लोग उस वर्कशॉप्स में। हाँ, ये लास्ट में तो ही है। हाँ, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोशनी को कैसे देखना है भाई। हाँ, ये तो बच्चों का भी कुछ थिएटर किया है। ये वक्त का दरिया बहता जाता, द रिवर ऑफ टाइम कीप्स फ्लोइंग, ये उसी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। उसके अलावा मैंने कोशिश की कुछ जो डेफ एंड डम बच्चे हैं उनके साथ कुछ थिएटर किया जाए। तो उनके साथ मैंने क्या उनको सिखाना था, वो मुझे बहुत कुछ सिखा गए। जैसे वो साइन लैंग्वेज मुझे सिखा गए कि अब मैं डेफ एंड डम के साथ बात कर सकता हूँ, कि वो मुझे जो साइन लैंग्वेज में समझाएंगे मुझे समझ में आ जाएगा। लेकिन उनके साथ परफॉर्मेंस की हमने, और ये परफॉर्मेंस लेकर वो दिल्ली गए। इनका डेफ एंड डम का एक सोसाइटी रहता है, तो उसमें जब ये बच्चे आए तो इतने कॉन्फिडेंट थे, और मुझे मतलब सबसे ज़्यादा तृप्ति हुई, जैसे तृप्तो भवती, वो वाला एक आभास हुआ कि वाकई इन बच्चों ने जो कहना चाहते थे, इन लोगों का मैं उस कहने में कुछ मदद कर सका हूँ। ये उसी नाटक के कुछ उन्होंने फिर यहाँ पे भी 5-6 शोज़ किए। और ये लड़की भी डेफ एंड डम है, देखिए। और ये इतना अच्छा डांस इसने किया, कथक, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाया गया, और ये हाथ के मूवमेंट से समझ आती थी कि कैसे अब ये कौन सा टुकड़ा है और मुझे कैसे नाचना है। अभी इसकी शादी हो गई है, बच्ची है इसकी छोटी सी, बड़ी प्यारी सी। ये कुछ मतलब मैंने अपने तौर पे देखिए, हमारे पास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरह या और बड़ी इंस्टीट्यूशंस की तरह पैसे वैसे तो होते नहीं हैं थिएटर करने के लिए, जुगाड़ होते हैं। कई बार तो 200-300 रुपया भी नहीं होता सेट के लिए, और चाय हम लोग सब मिलके पीते रहे हैं। तो एक बार जब ये वाजपेयी के टाइम जब यहाँ पर बॉर्डर पे सारी फोर्सेस 3 महीने के लिए लग गई, तो मुझे एक सज्जन मिले, तो कहने लगे दीपक तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? कहते झांसी डिब जो है ना वो मूव कर गई है, मतलब अब लड़ाई जो है वो यूँ समझो कल या परसों अब गोलों की आवाज़ आएगी। एंड हैविंग दैट 28 किलोमीटर्स बॉर्डर फ्रॉम हियर, तो वो एक तरह से हम लोग लगातार हम लोग थिएटर में थे, तो हमने युद्ध के ऊपर जितनी कविताएं थी हिंदी में उन सबको इकट्ठा किया, और उसके ऊपर एक घंटे का एक परफॉर्मेंस जो है हमने वो खड़ा किया। तो उसमें हाँ स्क्रिप्ट है। हाँ, तो ये हमने तब ये युद्ध के साए में, फिर मैंने डिफरेंट स्पेसेस जो है वो कोशिश की कि डिफरेंट स्पेसेस में जाके, ये जैसे डोगरी संस्था का एक वो थड़ा था, उस स्पेस को यूज़ करने की कोशिश की। वही बल्ब हैं 3-4 जो ऊपर से लटका के, जो पुराना एक जाला पड़ा था, क्योंकि वो ये स्टोरी है कि वो नीचे हत्या एक आकार की। हाँ, लाइटें ये जो वो स्ट्रीट लाइट्स में वो लगे होते हैं ना गोले जैसे, तो उसमें बल्ब करके तो उसको ऊपर हैंग करके वो जो ये पंखे का वो जो रहता है रेगुलेटर। हाँ हाँ, तो हमने हाँ बस उसी से ये लाइट के ये फोकस बनू के किसी तरह से
तो जुगाड़ की है। ये रक्त बीज में ये किया कि हमने जो ऑडियंस है उसको भी स्टेज के ऊपर बिठाया कि एक डिस्टेंस जो रहता है उससे बहुत सी चीज़ें शायद खो जाती हैं। बड़ा इंटीमेट सा प्ले था ये डॉक्टर शंकर शेष का। तो इसको हमने स्टेज के ऊपर पीछे का इसका साइक्लोरमा वगैरह खुलवाया, तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन किया सेट का, तो आगे फिर इसका ये परफॉर्मेंस हुआ। ये एक वुमेन कॉलेज में ये स्कल्पचर्स टूटे हुए और ये तमाम इसका इंस्टॉलेशन करके तो एक परफॉर्मेंस किया। सलाम एक कविता है मंगेश पाटगावकर की, तो उसका किया कि इसको हम कैसे रिलेशन में रस्से से कुछ इसका फिर ये एक ये वेटिंग फॉर गोदो का जैसे मैंने आपको बताया, तो वेटिंग फॉर गोदो का जब परफॉर्मेंस ये अभिनव थिएटर का, हाँ अभिनव। तो इसमें आखिर में क्या आता है, वो उसको कहते हैं हाँ चलो, तो कहता हाँ चलो, आखिर की दो पंक्तियाँ हैं, तो उसमें कोई भी नहीं चल रहा, दोनों पेड़ के पास खड़े हैं। वेटिंग फॉर गोदो, वेटिंग फॉर गोदो मुझे जम्मू के लिहाज से बहुत समसामयिक लगा। मुझे लगा ये प्ले डोगरी में होना चाहिए और मैं कभी इसका ट्रांसलेशन भी करूँगा डेफिनेटली। मुझे मुझे इस नाटक का कि डोगरी में इसको करूँगा, क्योंकि ये गुलोदू का एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि वो कब आएगा, कब ऐसी कोई चीज़ होगी, क्रांति होगी, क्या होगा कि जहाँ पे ये सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। हम लोग सभी क्या इंतज़ार नहीं कर रहे किसी ऐसी चीज़ का, ये कुछ होगा अपने आप ही कहीं ना कहीं, है ना। थिएटर भी खुल जाएगा, यहाँ पानी भी नहीं चलेगा, यहाँ बाढ़ भी नहीं आएगी, हाँ ये सब सुरक्षित रह जाएगा। दादा जिसके लिए कहते हैं कि आपको आंदोलन करना चाहिए इसके लिए, जो हमारी वॉल पेंटिंग्स म्यूरल्स तमाम तबाह हो रहे हैं मंदिरों में और कहाँ। फिर थोड़ा इंस्टॉलेशन का काम हमने ये किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो थे, मेरा बहुत सा टाइम वहाँ पे बीतता था, तो फिर उनके स्टूडेंट्स के साथ मिलके एक हरी घास पर 1 घंटे भर प्ले था, तो उसका इंस्टॉलेशन वहाँ पे उन बच्चों के साथ ये किया। ये उसी के उन्होंने ये हवा में ये सारा ये पेपर का काम है और ये लोगों के ऊपर सिर के ऊपर ऐसे करके, तो इसको हमने इंस्टॉल करके कि ये हम लोग कर सकें। ये इंटरडिसिप्लिनरी थोड़ा सा ये इसमें है। ये युद्ध के साए में हमें ये आया था पोइट्री इन टाइम्स ऑफ वार, और ये तब की है 2002 की, हाँ तभी वो ये यहाँ पे सम पाश की एक कविता है, मुझे बहुत पसंद है कि मेहनत की लूट सबसे ख़तरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे ख़तरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना। ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये मेरे दोस्त हैं, उन्होंने किया। हाँ नहीं निकला नहीं है, ये एक कविता की थी उनके लिए, अंग्रेज़ी में निकला है, अंग्रेज़ी में मेरे पास नहीं, हाँ शायद साहित्य अकादमी में होगा। मेरे पास हिंदी का है जो पंजाबी का उनका निकला था। अच्छा, हाँ। तो सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, तो वही सपना नहीं मरने देना चाहिए कभी, उसको पालना और पोसना है आपने। तो उस सपने को लेकर आप जिए, और वो सपना जो आपके अंदर एक परिवर्तन लाए सबसे पहले, क्योंकि अगर साहित्य कला और तमाम इन चीज़ों का अगर कोई मकसद है तो इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए है, ए बेटर ह्यूमन बीइंग। You may not be a better artist or better, it doesn't matter, to me at least, to be a great artist of his time, कि वो तमाम सभी बादल सरकार नहीं होंगे, सभी बॉपी बोस नहीं हो सकते हैं, सभी सुधीर महाजन नहीं हो सकते, है ना। तो कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, चल सिर्फ मेरे जो लगे रहते हैं, मतलब ये कोशिश करते हुए कि हम कहीं ना कहीं इस वक्त की उसके ऊपर कुछ अपना निशान छोड़ के जाएंगे, कुछ ना कुछ करके जाएंगे।